हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग कुशल कुशल मंगल होंगे। जो भी अपने लक्ष्य तय किया है उसके प्रति समर्पित होंगे, तन मन और धन से। आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार में अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वह मैं स्पेशल बैच के साथ स्पेशल टॉपिक, जो विषय मेरा आज का है वह इतिहास है। इतिहास को मैं आपको बताऊंगा मित्रों। इसमें आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में जनरल स्टडीज के लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 क्वेश्चनों में कम से कम आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आपको इतिहास के मिलेंगे। और ये 2 से 3 क्वेश्चन यही डिसाइड करेंगे कि आप सेलेक्ट होंगे या अनसेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन के पीछे हजारों विद्यार्थी मैदान से बाहर हो जाते हैं, मतलब सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन है मित्र। यदि आप इतिहास को ठीक तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि आप सिलेक्शन निश्चित ले जाएंगे। बशर्त मेरी आपसे यही है कि जो मुकाम के लिए आप अपने मन में बिठा करके कदम रखा है उसे पीछे मत हटना। उससे आपके फैमिली ने, आपके परिवार ने, आपके पिताजन माताजन ने जो सपना देखा है कि मेरा बेटा एसएससी जीडी में अच्छे नंबर लेकर के पास होगा, आर्मी में जाएगा, परिवार का और घर का नाम रोशन करेगा, और मुझे विश्वास है कि दोस्त आप अपने इसके लिए कदम पीछे नहीं हटाएंगे और तन मन धन से इस कार्य में जुट जाएंगे। हाँ दोस्त, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको कौन से समय कौन सा विषय पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट कब लगाना है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे इसके लिए आप एक काम करें, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें। मार्केट में आपको हजारों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, किरण के ले लें, लेकिन जो फेम है जैसे किरण के हैं, यूथ के हैं, घटना चक्र के हैं, प्रतियोगिता दर्पण के हैं, आप इनके कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें 2 से 3, और पर डे सुबह उठ करके, जैसे आप सुबह जग जाते हैं 4 बजे, फ्रेश होने के बाद आप अपना जो भी है अध्ययन कार्य करें, जीएस पढ़ें, मोस्टली सुबह जीएस ही पढ़ें। उसके बाद जैसे 7-8 बजते हैं, चाय पीने के लिए आप फैमिली में चाय लेकर के आते हैं, उस समय आप एक काम करें, प्रैक्टिस सेट ले लें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। लगभग 1 प्रैक्टिस सेट आप लगाएं पर डे। ये मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है, जिससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है और कैसी है, जिससे ये आपको डिसाइड हो जाएगा कि हम सिलेक्शन कितने नजदीक हैं। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो मैं दावा करता हूं मित्र कि आपके कंधों पर, बॉडी पर जरूर वर्दी होगी। तो देखिए, हम लोग अध्ययन करते हैं। मेरा विषय है, आज विषय शुरू कर रहा हूं, स्पेशल है मैसेज जीडी के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा मित्र कि सबसे पहले इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास किसने लिखा, कौन सी पुस्तक वर्णित है, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास है मित्र वो संस्कृति भाषा के इति प्लस हा, आधा है इसमें हलंत लगा हुआ है, और आस से मिलकर के बना है। यह संस्कृति भाषा के इति धन ह, आधा है, हलंत नीचे लगा हुआ है, आस मतलब संस्कृति भाषा के इस शब्द से मिलकर के बना है। जबकि आप इंग्लिश में देखेंगे, अंग्रेजी में, हिस्ट्री, इसे कहते हैं हिस्ट्री, जो ग्रीक लैंग्वेज, किससे, ग्रीक लैंग्वेज से बना है। ग्रीक लैंग्वेज से बना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वो आपको बताऊंगा। कि इसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ था, एक निश्चित समय था जिसमें यह घटना घटी थी। इतिहास का मतलब यह होता है कि एक ऐसा समय जिसमें कोई भी घटना घटी थी। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था। एक निश्चित समय भी है, इसमें क्या है, एक निश्चित समय भी है और निश्चित घटना भी घटी है। आप फिर समझिए, इतिहास का मतलब यह होता है
कि एक कोई निश्चित घटना घटी थी, ऐसा हुआ था जैसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1857 में भारत की क्रांति हुई थी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो मेरा मतलब यह है, इसमें आपने देखा कि कोई घटना घटी और एक निश्चित समय में घटी थी। इस सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं मित्र? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन दें तो इट वाज हैपेंड, हैपेंड, इट वाज हैपेंड, यह घटना घटी थी। अगर हिंदी में इसका करें तो उसको बता सकते हैं ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसका एक समय था, उसका एक समय था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसका एक समय था। मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे इसी में आ रहे होंगे मित्र, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। यद्यपि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां से आएगा वो मैं आपको बीच बीच में इंगित बताता चलूंगा, इंडिकेट करता चलूंगा। आप सिर्फ इतना करें कि मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और नोट करते जाएं। क्या करते जाएं? नोट करते जाएं। मैं मित्र हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा। प्लीज आप एक काम करें, बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इतना प्लीज आप मेरे लिए काम कर दें। आप यदि मुझे अपना बड़ा भाई, दोस्त या गुरुजन जो ही मानते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। अब देखिए, मैं बताऊंगा इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालें, इतिहास, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को मित्र 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता सकते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं या एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिकल एज या प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है मित्र आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। काल। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। काल ये पूछे जाते हैं मित्र, तो आपको उनको बताना होगा। इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एज, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और इसे कहते हैं हिस्टोरिकल एज। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है प्रिय बच्चों। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन सबके बारे में, इनका मतलब क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल इसको प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसको आध ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसको ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। आप एक काम करिए, इनको नोट कर लीजिए।
देखिए इनका अर्थ क्या होता है मित्र, वो बताता हूं आपको। ऐतिहासिक काल, सबसे पहले यहां से लेके चलता हूं ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिकल एज कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए मित्र, इतिहास का ऐसा काल, इतिहास का ऐसा काल जिसके साक्ष्य, जिसके साक्ष्य भी हो, जिसे क्या हो, साक्ष्य हो, और उन्हें पढ़ा जा सके। क्या हो, पढ़ा जा सके। जैसे आपने देखा 1857 की क्रांति हुई थी, इसके प्रमाण भी हैं, साक्ष्य, एविडेंस हैं, और उन्हें रीडिंग भी किया जा चुका है। अर्थात ऐसा काल जिसके एविडेंस भी हो, साक्ष्य भी हो, और उन्हें पढ़ा जा सके, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? ऐतिहासिक काल कहते हैं। यह आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसके एविडेंस हो, साक्ष्य हो, प्रमाण हो, और उन्हें पढ़ा जा सके, ऐसे काल को हम हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं वो आप देखिए। आद ऐतिहासिक काल मित्र उसे कहते हैं जिसके साक्ष्य तो हैं, एविडेंस है, मतलब साक्ष्य हैं, एविडेंस है, बट लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अर्थात आद ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके एविडेंस तो हैं, एविडेंस उसके हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे काल को हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं मित्र। कभी कभी इनके इंग्लिश के नाम दे दिए जाते हैं, कभी कभी जैसे आद ऐतिहासिक काल न दे करके उनके नाम हिंदी में प्रोटो हिस्टोरिकल एज करके इस तरीके से पीरियड करके दे दिया जाता है। तो आप इनको सबको याद रखेंगे। आद ऐतिहासिक काल को कहते हैं ऐसा काल जिसके एविडेंस हैं, एविडेंस अवेलेबल हैं, बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे काल को आद ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड या एज कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके साक्ष्य न तो साक्ष्य है और ना ही उन्हें रीडिंग किया जा सका है, पढ़ा जा सका है। फिर समझिए, प्री हिस्टोरिकल एज उसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं मित्र जिसमें न तो उसके एविडेंस हैं, प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, और ना ही अभी तक उनको पढ़ा जा सका है। ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये पॉइंट लगभग मित्र आपको क्लियर हो चुके होंगे। जैसे प्री हिस्टोरिकल एज में डायनासोर हुए थे, उनका स्पष्ट तरीके से कोई हमें एविडेंस प्राप्त नहीं होता। उस समय के काल को न तो उनकी कोई लिपि थी, इसके बारे में ठीक से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए आप ये समझ गए कि इतिहास को 3 भागों बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मित्र। अब देखिए मैं आपको बताता हूं प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में मित्र आपको मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में बताता हूं मित्र मैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पाषाण काल, पुरापाषाण काल। सबसे देखो मित्र, पाषाण माने होता है मतलब पत्थर होता है, स्टोन होता है। क्या होता है? स्टोन होता है। जैसे पाषाण मीन्स क्या होता है? स्टोन होता है। इसको आप याद रखेंगे। पुरापाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नवपाषाण काल,
नवपाषाण काल। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता सकते हैं इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इसे भी मित्र 3 भागों में बांटा गया है। पढ़ने की दृष्टि से इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं। लियोलिथिक एज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज कहते हैं इसको मीसोलिथिक एज कहते हैं। ये कभी इंग्लिश में नाम दे दिए जाते हैं। इसको न्यूलिथिक एज कहते हैं। न्यूलिथिक एज कहते हैं, थिक एज कहते हैं, एज कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। यह मित्र आपको एकदम क्लियर हो गया। इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, इसे मीसोलिथिक एज कहते हैं, इसे न्यूलिथिक एज कहते हैं। इसको पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, और नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज कहते हैं। मित्र ये इंग्लिश में नाम कभी कभी दे दिए जाते हैं, तो आप इनको बखूबी याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है मित्र। अब देखिए, आप इतना समझ गए। अब देखिए, इसका जो प्रापाषाण काल है, इसका कोई टाइम होगा, एक समय होगा, एक पीरियड होगा। इसी तरीके से मध्यपाषाण काल का कोई पीरियड होगा, समय होगा। इसी तरीके से नवपाषाण काल का कोई समय होगा, पीरियड होगा। इसको आप ध्यान दीजिए। तो प्रापाषाण काल के बारे में बताता हूं मैं। इसका जो टाइम पीरियड है, जो प्रापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है मित्र, वो अज्ञात काल से लेकर के, मतलब एक निश्चित सीमा भी नहीं है, वहां से लेकर के अगर देखा जाए तो 10,000 बीसी तक, मतलब आप इसमें लिख सकते हैं अज्ञात काल से लेकर के से 10,000 बीसी। कितना मित्र? 10,000 बीसी। मतलब पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात काल से लेकर के 10,000 बीसी तक है। मित्र ये बीसी क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा, चिंता न करें, इसी वीडियो में बताऊंगा। बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है, इन सबके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद देखेंगे जो मध्यपाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है, जो मध्यपाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी के बीच का जो टाइम है उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। जबकि जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है मित्र, वो 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी के जो मध्य का समय है उसे नवपाषाण काल कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर रिवीजन करिए। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है उसको प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। इसके 3 पार्ट हैं: पुरापाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, मध्यपाषाण काल जिसे मीसोलिथिक एज कहा जाता है, और तीसरा है नवपाषाण काल जिसको न्यूलिथिक एज कहा जाता है। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है मित्र, वो अज्ञात काल से लेकर के, एक निश्चित सीमा ही नहीं है, तब से लेकर के 10,000 बीसी तक है। बीसी किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा, एडी किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में। जो मध्यपाषाण काल है उसका टाइम पीरियड 10,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक है। नवपाषाण काल का टाइम 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां से मित्र क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट कर लें। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके बारे में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। अब मैं आपको आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा, प्रोटो हिस्टोरिकल एज के बारे में बताऊंगा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। जो आदि ऐतिहासिक काल है
इसको मोस्टली बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से, उसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से पीरियड आते हैं? इसमें सबसे पहले आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आती है मित्र? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो दूसरी है वह है मित्र वैदिक सभ्यता। कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर या सिविलाइजेशन। यह आपको क्लियर हुआ? आज ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा पढ़ने की दृष्टि से, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को मित्र आगे जाके बताऊंगा मैं, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है मित्र, जिसमें एक इसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल कहा जाता है इसे, और इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है इसे, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मित्र जो पूर्व वैदिक काल है, इसकी जो जानकारी का स्रोत है, जिससे हमें इसके पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है, वो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। आपको पता है वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चार वेद हैं मित्र। 18 पुराण और 4 वेद हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। और वेद कितने हैं? 4 है। जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है मित्र, वो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है मित्र? ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। मित्र आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड मैं आपको बताना भूल गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है मित्र, इसका जो टाइम पीरियड है मोस्टली 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। इस पर मैं जब सिंधु घाटी सभ्यता बताऊंगा, उस पर कौन कौन से इतिहासकार ने, कौन कौन से विद्वान ने कितना इसका जो टाइम बताया है। किसी ने 3000 से लेकर के 25 मतलब 2000 तक के बीच का बताया है। किसी ने 3200 लेकर के 2700 बीसी तक बताया। जॉन मार्शल ने यह बताया है। ठीक है, ऐसे अनेक इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने अपने अलग मत दिए हैं कि इसका टाइम ये रहा है, इसका टाइम ये रहा है, इसका टाइम ये रहा है। ये मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा मैं। अब देखिए, जो वैदिक काल है, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है मित्र, अगर वो टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं वैदिक काल का, वह है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के, कितना? 600 बीसी के बीच का जो लगभग 900 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, अबाउट 900 साल का टाइम पीरियड रहा है, वो वैदिक काल में आता है। किसमें आता है? वैदिक काल में आता है। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि वैदिक काल का जो पूर्व वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड का क्या है, तो आप बता सकते हैं, या ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो बता सकते हैं 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के जो बीच का टाइम है, वो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का टाइम है। जब उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है मित्र, वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच का जो टाइम है, वो है।
उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर के 6000 बीसी तक है। अब मित्र आपको ये सीरीज सब धीमे धीमे समझ में आने लगी होगी कि इसका टाइम कब है। ये मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ठीक तरीके से इनको समझते जाते हैं, इस क्रम को समझते जाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको इतिहास पढ़ने में बहुत सावधानी तरीके से आपको याद हो जाएगा ये। इसको आप मित्र नोट कर लीजिए। उसके बाद बताता हूं आपको ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इसके बाद आपको मित्र बताता हूं मैं ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो प्रिय मित्र ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं तो बता चुका हूं मैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है वह बताता हूं। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। जिसमें मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारत ये पढ़ने की दृष्टि से है। मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया। और जो दूसरा है उसे आधुनिक भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। इसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर कहूंगा मित्र 2 नंबर आपके ये डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए इतिहास को बहुत डीपली तरीके से पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। इसका मित्र जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है मिडिवल हिस्ट्री का, जो मिडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वह है आपका 712 से लेकर के 712 बीसी से लेकर के 712 ईस्वी में क्या हुआ, बीसी में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। आप याद रखेंगे 712 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी, तो आप बता सकते हैं कि 712 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, बीसी में 712 बीसी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, जो भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था। आप लोग इसे याद रखेंगे। 712 बीसी से लेकर के 1707 बीसी तक के जो बीच का जो टाइम है उसे मध्यकालीन भारत में रखा जाता है। 1707 में जो घटना घटी थी वह औरंगजेब की मृत्यु थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। वैसे फैक्ट के रूप में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। 712 बीसी से लेकर के 1707 एडी है मित्र। क्या ये एडी है, एडी, ये भी एडी है। 712 एडी से लेकर के 1707 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है वह आपका क्या है, मध्यकालीन भारत है। और जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 एडी के बाद जो आप मान चलिए वर्तमान तक, आज तक, या इतिहास में हम लोग 1947 तक का जो समय है उसे आधुनिक भारत का के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री को 1707 से लेकर के 1947 तक विभाजित किया गया है। आप इस तरीके से क्रम बाय क्रम में से पढ़ेंगे मित्र। ये मैंने केवल आपको पढ़ने का एक तरीका बताया है। आप इस तरीके सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ ले जाएंगे तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ये वर्दी आपके कंधों पर होगी, ये निश्चित है। तो आप इसको नोट कर लीजिए मित्र। अब देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये बीसी और एडी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। बीसी और एडी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। बीसी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, एडी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो मित्र देखिए, ये एक लाइन है, मान के चलिए ये एक सीमा है। ये जो टाइम डिसाइड हुआ है बीसी वाला, ये जो टाइम डिसाइड हुआ है वो ईसा मसीह के जन्म से हुआ है। किससे हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से हुआ है। जो ईसा मसीह के जन्म से, जो टाइम डिसाइड हुआ है
और इसको जीरो माना है। क्या माना है मित्र? जीरो। क्या माना है मित्र? जीरो। यदि इस जीरो से, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व कोई घटना घटी होगी, पूर्व में कोई घटना घटी होगी, उसे बीसी कहा जाता है। बीसी कहा जाता है। अभी बीसी बताऊंगा। बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसे कहते हैं बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट क्या कहते हैं? बिफोर क्रिस्ट। बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। जन्म से पहले। जैसे यहां पर ये जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ये मोस्टली यहां से चलता है। जैसे 10,000, ये 10,000 बीसी है। 10,000 बीसी है, ये मान के चलिए। इधर से इधर आएंगे मित्र, तो यहां पर 9,000 बीसी हो जाएगा। और इधर जाएंगे जीरो की तरफ, तो 7,000 बीसी। इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, पास जीरो के पास जाएंगे, ईसा मसीह के जन्म के वाले दिन जाएंगे, तो 5,000 बीसी। यहां पर 2,000 बीसी, ईसा मसीह के जन्म से 2,000 वर्ष पूर्व। यहां पर आ जाएंगे तो जीरो। क्या होता है मित्र? जीरो होता है। यह आपको क्लियर हो गया। यहां पर घटता हुआ क्रम था। कौन सा था? घटता हुआ क्रम। यहां पर मित्र क्या था? ये घटता हुआ क्रम था। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। मोस्टली आपको याद रखना है कि बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट होती है। क्या होती है? बिफोर। ये ईसा मसीह के जन्म के तो जीरो मान करके उनका समय, उनका जन्म इस पॉइंट पर हुआ था, इस जगह हुआ था, इस पॉइंट पर हुआ था। यहां से लेकर इससे पहले जो घटना घटी होंगी वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की है, बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। और ये घटते हुए क्रम में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है मित्र। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं बताऊंगा एडी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब क्या होता है? यहां पर घटता हुआ क्रम था, यहां पर बढ़ता हुआ क्रम होगा। कैसा होगा? जैसे ये 100 है, यहां पर मान के चलते हैं 712, आप उसी को लेके चलिए 712 एडी। ईसा मसीह के जन्म के 712 वर्ष, 12वें वर्ष में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। ये क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। ये एडी है। उसके बाद 1757 प्लासी का युद्ध। उसके बाद 1857 की क्रांति। ये भी एडी। क्योंकि आपने देखा इधर क्रम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? इधर क्रम बढ़ रहा है। जीरो से 712 पे आए, 1192 पहुंच गए, 1526 पहुंच गए, 1757 पहुंच गए, 1857 पहुंच गए। मतलब इधर असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। कैसा मित्र? बढ़ता हुआ क्रम। इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। असेंडिंग, इसे असेंडिंग कहा जाता है। अब देखिए एडी। एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनो डोमिनी। डोमिनी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे आप नोट कर लें। एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बता सकते हैं एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये जो लिखा हुआ है मित्र, आप इसका एक फिगर बना लें मेरी तरह से, इस तरह से। सॉरी। अब मित्र बताऊंगा मैं मानव विकास। मानव का विकास कैसे हुआ है इतिहास में? मानव का विकास कैसे हुआ है? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जरा ध्यान देंगे। अब जो बताऊंगा वो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मानव का विकास, अब लोग हेडिंग बनाइए, मानव का विकास। मानव का विकास। तो मित्र मानव के विकास के बारे में जो सबसे पहले
जो सिद्धांत दिया है, क्या दिया है? सिद्धांत दिया है। मानव के विकास का जो प्रिंसिपल है, विकास का सिद्धांत दिया है, वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसने दिया है मित्र? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। और ये मित्र इंग्लैंड की थी। कहां की थी? इंग्लैंड की थी। जो मानव का विकास कैसे हुआ, किस पॉइंट से मानव का विकास हुआ, जो कपि मानव था वहां से लेकर के जो आधुनिक मानव है, इसके सिद्धांत की पूरी व्याख्या जो भी किसने की है? चार्ल्स डार्विन ने की है। किसने की है? चार्ल्स डार्विन ने की है। इतना आपको क्लियर हुआ। और ये इंग्लैंड की थी। मानव विकास के सिद्धांत की जो अवधारणा है, सिद्धांत है, वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अर्थात वो किस किस में दिया है? इसकी दो पुस्तक है इनकी, जो एग्जाम में पूछी जाती है मित्र। इनकी जो पुस्तक है वो एग्जाम में पूछी जाती है। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई मित्र, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट है। इसका पब्लिकेशन 1859 में हुआ था। इसका जो पब्लिकेशन है वो 1859 में हुआ था। ये शायद एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, एसएससी का कोई एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। और जो दूसरी पुस्तक है, डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन, इसका जो पब्लिकेशन हुआ है मित्र, वो 1871 में हुआ है। और जो मानव विकास का सिद्धांत है, डिसेंट ऑफ मैन में ही दिया है। किसमें दिया है? डिसेंट ऑफ मैन में ही दिया है मानव विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक में ही दिया है। इसे आप नोट कर लें। इस पुस्तक में मित्र बताया था कि जो कपि मानव था उसका जन्म वर्तमान से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जो कपि मानव था उसका जन्म लगभग आज से 80 लाख वर्ष पहले हुआ था। और वह लगभग 80 लाख से 40 लाख के बीच तक वो कपि मानव था, वो पेड़ों पर ही रहा। किस पर रहा? पेड़ों पर रहा। और उसके बाद 40 साल बाद आदि मानव का विकास हुआ, जो आज तक हम लोग होमो सैपियन आधुनिक नाम से जाने जाते हैं। इसका मैं क्रम लिखाऊंगा, इसे आप अवश्य नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा मित्र। तो आधुनिक जो मानव है उसका जन्म आज से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे कि आधुनिक मानव का जन्म 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। यह आपको क्लियर हो गया मित्र। तो सबसे पहले कौन सा मानव आया था वो बताऊंगा। यहां से मित्र क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब इधर उधर नहीं भटकेंगे, अब केवल इस बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कभी कभी इसमें सीरीज पूछ ली जाती है इनकी, इससे आप बखूबी याद रखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मानव का जन्म हुआ था उसका नाम ऑस्ट्रेलोपैथिकस था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस सबसे पहले जो मानव का विकास हुआ था, जो एक वानर के रूप में था। कैसा था? वानर के रूप में। आपने चैपमैन जी देखा होगा, उसके रूप में था। किसके रूप में था? चैपमैन जी के रूप में। जिस तरह से चैपमैन जी बैठता है उसी तरीके से ये जो मानव था ऑस्ट्रेलोपैथिकस, वो भी इसी टाइप का था, इसी तरीके से वो बैठता था। इसके मित्र जो प्रमाण हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जो प्रमाण हैं मित्र, वो आपको साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका से मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं
कहां से मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका से मिलते हैं। उसके बाद मित्र था दूसरा जो मानव था, उसका नाम था जावा मानव। क्या था? जावा मानव था, जावा मानव। जावा मानव ये नरवच्छी मानव था मित्र। ये मतलब जानवरों को मार करके खा जाता था, कच्चा मांस खा जाता था। और इसके जो प्रमाण मिलते हैं मित्र, वह हमें अफ्रीका का एक जावा द्वीप है, क्या है? जावा द्वीप है, वहां से हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद है मित्र पैकिंग मानव। कौन सा? पैकिंग मानव है, ये पूछा गया है मित्र यहां से। पैकिंग मानव ये नरवच्छी मानव था। कैसा था? नरवच्छी मानव था। इसका जो एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलते हैं मित्र, वो चीन से मिलते हैं। किन से मिलते हैं? चीन से, मतलब चाइना से। आज भी लोग, चाइना के लोग कीड़े मकोड़े जो कुछ मिलता है, डॉग को भी नहीं छोड़ते, बिल्ली को भी नहीं छोड़ते, सबको खा जाते हैं। उसी तरीके से जो पैकिंग मानव था, ये भी नरवच्छी था। कैसा था? नरवच्छी था। इसका एविडेंस कहां से मिलता है मित्र? आपको चाइना से। तो सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस दक्षिण अफ्रीका से, जावा मानव अफ्रीका के जावा द्वीप से, पैकिंग मानव चीन से मिलता है। ये पूछे गए मित्र, आप इनको बखूबी याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे निएंडर मानव। निएंडर मानव ये सीरीज है मित्र, याद रखेंगे। निएंडर मानव, निएंडर मानव, इसका जो एविडेंस है मित्र, वो जर्मनी से मिलता है। कहां से मिलता है? जर्मनी से मिलता है। निएंडर मानव का एविडेंस कहां से मिलता है? जर्मनी से मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आप क्रोमैगनाव मानव। क्रोमैगनाव मानव, क्रोमैगनाव मानव, ये इसके बाद है मित्र। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा है आपका? क्रोमैगनाव मानव। क्रोमैगनाव मानव, क्रोमैगनाव मानव, क्रोमैगनाव मानव। आप इस तरीके से याद कर लेंगे। इसका मित्र जो एविडेंस है, वो हमें फ्रांस से मिलता है। कहां से मिलता है? फ्रांस से। कहां से मिलता है? फ्रांस से मिलता है। क्रोमैगनाव मानव ही आधुनिक मानव के सबसे निकट है। क्रोमैगनाव मानव ही, अगर पूछा जाता है ऐसा कौन सा मानव है जो जो आधुनिक मानव के सबसे नजदीक है, तो आप बता सकते हैं क्रोमैगनाव मानव। कौन सा? क्रोमैगनाव मानव। उसके बाद आधुनिक मानव का जन्म हुआ। किसका मित्र? आधुनिक मानव का जन्म हुआ। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव के नजदीक कौन सा है? क्रोमैगनाव, क्रोमैगनाव मानव। ठीक है। उसके बाद जो आधुनिक मानव है, इसका साइंटिफिक नेम कौन सा? साइंटिफिक नेम, जो नेम है, ये 6वें नंबर पर आता है मित्र। कौन से नंबर पर? 6वें नंबर पर, आधुनिक मानव। इसका जो आधुनिक नाम है मित्र, वो होमोसैपियन है। कौन सा है? होमोसैपियन। क्या नाम है इसका? होमोसैपियन। आप हिंदी में भी लिख लें, होमोसैपियन। कौन? आधुनिक मानव का नाम क्या है? साइंटिफिक ना होमोसैपियन है। कौन है? होमोसैपियन है। और इसके मित्र एविडेंस हैं, इसके जो प्रमाण हैं होमोसैपियन के, पामीर के पठार से मिलते हैं। पामीर के पठार और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, जो उत्तरी अफ्रीका है, वहां से होमोसैपियन के एविडेंस मिलते हैं। तो देखिएगा, एक बार फिर रिवीजन थोड़ा सा करिए मित्र। आधुनिक मानव का जन्म 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसका जो क्रम था वो इस तरीके से था। आपने शायद एनसीईआरटी बुक्स में या किसी कक्षा 5, 6, 7 की बुक में देखा होगा। सबसे पहले जो मानव था वो इस तरीके से चैपमैनजी की तरह से बैठता था। उस तरीके से उसका आंखें थी, चेहरा, जबड़ा और भौहें उसी तरीके से होती थी, मुंह थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ होता था। वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस था। कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपैथिकस था वो। उसके एविडेंस हमको कहां से मिलते हैं? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से मिलते हैं। जावा मानव भी इसी टाइप का था, लेकिन वो थोड़ा ग्रो कर गया था। क्या कर गया था? ग्रो कर गया था। इसके एविडेंस हमें जावा से मिलते हैं। पैकिंग मानव थोड़ा सा और ग्रो कर गया। इसके एविडेंस चाइना से मिलते हैं, चीन से मिलते हैं। निएंडर मानव जो और अच्छा ग्रो कर गया, ये जर्मनी से मिलते हैं। उसके बाद क्रोमैगनाव मानव, जो इसके एविडेंस फ्रांस से मिलते हैं। उसके बाद जो आधुनिक मानव था, जिसका साइंटिफिक नाम होमोसैपियन है, इसके एविडेंस हमें पामीर की पठार से और अफ्रीका से मिलते हैं। अच्छा मित्र, यहां पर एक बात आपको बताना भूल गया था कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लिख सकते हैं इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस।
हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसको हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसे मित्र आप नोट कर लें, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आपको ये क्लियर हो गया इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। एक फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। तो मित्र इस तरीके से मैं क्रम बाय क्रम आपको पढ़ाऊंगा। मेरा कल का जो टॉपिक होगा वो पाषाण काल होगा। आद्यैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल पढ़ाऊंगा। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण एक वीडियो में ये खत्म कर दूंगा। आप प्लीज, आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए अगर सेशन मेरा अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।